हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे करोजन के बारे में। देखिए, करोजन होता क्या है। करोजन एक्चुअली में होता क्या है कि मेटल सरफेस के ऊपर में कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जो कि मेटल के लिए घातक होता है, यानी मेटल के लिए सही नहीं होता है। ये एक्चुअली में एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में जब ये सारे मेटल्स आते हैं तो उसके ऊपर कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है और मेटल को खराब कर देता है। उसको हम करोजन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आयरन के ऊपर क्या होता है, कुछ ब्राउन कलर का जो ये चीज आप देख सकते हैं, जिसे आम भाषा में इसको जंग कहते हैं। वहीं कॉपर के ऊपर में आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का जो कुछ सब्सटेंसेस इस पे चढ़ा हुआ है, ये भी करोजन है, क्योंकि ये अनडिजायरेबल कंपाउंड जो है इस कॉपर मेटल के ऊपर में फॉर्म हो गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए, ये है सिल्वर मेटल। सिल्वर कितना चमकीला होता है, लेकिन ये क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में ये जाता है तो क्या होता है, तो इसके ऊपर अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है और उसके बाद इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इस तरह के जो भी चीज होता है इसको करोजन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करोजन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल पे क्यों होता है और किस वजह से होता है और कैसे इससे रोका जा सकता है। ये सारे चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे फेमस मेटल है आयरन, उसके बारे में, करोजन ऑफ आयरन। देखिए, आयरन के ऊपर में जो करोजन चढ़ता है, जो ब्राउन कलर का जो ये सब्सटेंसेस देख रहे हैं, जो आयरन पे जंग लग जाता है, यही करोजन होता है। तो करोजन को आयरन के केस में इसको रस्ट कहते हैं। करोजन इज कॉल्ड इन केस ऑफ आयरन रस्ट। अब ये जो रस्ट है यानी करोजन है, वो आयरन पे कैसे चढ़ता है, इन विच आयरन स्लोली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ द एयर। यानी जब आयरन एयर के प्रेजेंस में जब रहता है तो क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन रहता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। यानी आयरन जब एयर के प्रेजेंस में होता है तो क्या होता है कि एयर में ऑक्सीजन भी होता है और मॉइस्चर भी होता है, नमी होता है, यानी वाटर की कुछ ना कुछ मात्रा होता है। जब आयरन उसके कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्ट होने लग जाता है और इसके ऊपर करोजन फॉर्म हो जाता है, यानी रस्ट फॉर्म हो जाता है। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, यहां पे देख सकते हैं, 4 आयरन 2X_H2O, उसके बाद ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2Fe2O3.XH2O। तो ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। तो रस्ट क्या होता है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड ये किस कलर में होता है, ये रेडिश ब्राउन कोटिंग होता है आयरन के ऊपर, रेडिश ब्राउन। तो जंग का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो इट मींस आयरन के ऊपर रस्ट फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहला ऑक्सीजन होनी चाहिए, दूसरा वाटर होनी चाहिए। इनके प्रेजेंस में ही आयरन के साथ रिएक्शन होता है और रस्ट का फॉर्मेशन होता है। और इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। तो ये रस्ट का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं।
Fe2O3H2O which is the chemical formula of the rust। उसके बाद हम बात करेंगे करोजन ऑफ कॉपर। कॉपर के ऊपर भी करोजन फॉर्मेशन होता है। ये किस तरह से होता है वो हम बात करेंगे। देखिए कॉपर जो न्यू होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा शाइनिंग होता है, बहुत शाइनिंग होता है। लेकिन क्या होता है जब ये एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में जाता है, यानी खुले एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जब ये रहता है तो क्या होता है, इसके ऊपर धीरे धीरे एक धब्बा सा दिखाई देने लग जाता है, यानी धब्बा लग जाता है, यानी टार्निश। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कई साल के बाद ये जो धब्बा यानी टार्निश होता है कॉपर के ऊपर, वो धीरे धीरे क्या होता है, इसका कलर चेंज होने लग जाता है, जो कि डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद ये फाइनली क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर पे। यानी कॉपर जब एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में जाता है, पहले तो उसके ऊपर टार्निश लग जाता है, यानी धब्बा लग जाता है। उसके बाद कई सालों के बाद, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और धीरे धीरे इसका कलर ब्राउन हो जाता है, यानी डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे ये फाइनली ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ऐसा होता क्यों है? अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए कॉपर का जो एटमॉस्फेयर में जो रिएक्शन होता है वो कई स्टेप में होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये है कॉपर। कॉपर जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड इसे कहा जाता है, C2O। ये कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है जो कि रेड कलर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये जो कॉपर ऑक्साइड फर्स्ट है इसका भी फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो फिर क्या होता है CuOS ये जो होता है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी कहा जाता है। CuO ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और Cu2O जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड कलर में था, अब यहाँ पे ब्लैक कलर में आ गया। अब देखिए कॉपर जब एटमॉस्फेयर में रहता है तो उसका क्या होता है, यानी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो है CuO, इसका क्या होता है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वाटर, इन सब के साथ रिएक्शन होता है। तो पहले क्या कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है, उसके साथ रिएक्शन होता है, और वाटर के साथ भी रिएक्शन होता है। तो उसके बाद क्या होता है, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है Cu2CO3OH2। ये जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। या यहाँ पे और दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसका रिएक्शन होता है तो CO3 2OH2 इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है, उसके साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है। तो CuO सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि एक गैस है, फिर वाटर होता है, वाटर के साथ होता है तो Cu4SO4OH6। तो इस तरह का जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह से ये 3 कंपाउंड्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है ब्लू ग्रीन
पैटिना जो कॉपर के ऊपर फॉर्म होता है वो इसी के वजह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर का करोजन का कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे एक वाटर पाइप है, कई सालों के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर कैसे चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और फेमस एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ये है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ये यूएसए का स्टेचू ऑफ लिबर्टी है जो कि कॉपर से बना हुआ था। शुरुआत में ये इस तरह का दिखता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है इसके अंदर करोजन लग जाता है, क्योंकि ये खुला आसमान में था, एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में था। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे इसका कलर आप देख सकते हैं कैसे हो गया, ये ग्रीनिश कलर का। उसके बाद हम बात करेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर के अंदर कोरोजन कैसे लगता है। देखिए सिल्वर कितना चमकीला होता है, बिल्कुल शाइनिंग वाला मेटल होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया, ब्लैक में चेंज हो गया। तो इसे ही कोरोजन कहते हैं, सिल्वर के ऊपर कोरोजन चढ़ गया। ये क्यों चढ़ा, कैसे चढ़ा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, सिल्वर जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है तो एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो एयर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है। तो Ag2O ये एक तरह का कंपाउंड बनाता है। फिर क्या होता है, दोबारा इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, H2S के साथ होता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि कुछ सल्फर भी होता है, यानी सल्फर के कंपाउंड होता है, और सल्फर के जो ये कंपाउंड है उसके साथ ये रिएक्शन करना शुरू करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं Ag2O प्लस H2S। अब यहाँ पे रिएक्शन हुआ Ag2S और H2O, यहाँ पे वाटर निकल गया। तो यानी Ag2S जो है वही करोजन है। ये जो ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है वो इसी के वजह से ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, यानी सल्फर का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, उस वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाता है। क्योंकि एफिनिटी ऑफ सल्फर इज मोर टुवर्ड सिल्वर इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के कंपेयर में सल्फर का जो अट्रैक्शन है, एफिनिटी है सिल्वर के साथ वो अधिक है। इस वजह से सल्फर जो है सिल्वर के तरफ चला जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन के साथ और वाटर फॉर्म हो जाता है। तो यानी कुल मिला के सिल्वर में जो करोजन लगता है वो किस वजह से लगता है, वो सल्फर की वजह से लगता है। एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाता है सिल्वर ऑक्साइड के साथ, इस वजह से ब्लैक कलर का ये जो लेयर जो है सिल्वर पे लग जाता है और इसी को करोजन कहते हैं सिल्वर के ऊपर। अब हम बात करेंगे ये जो मेटल के ऊपर जो करोजन चढ़ता है जिससे कि मेटल्स को खराब कर देता है, उसको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए क्या क्या उपाय किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लोहे के ऊपर जो करोजन लगता है यानी रस्ट लग जाता है, उसको कैसे रोका जाए, यानी प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो इसके लिए क्या करते हैं, बाय पेंटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोई लोहे का जो चीज होता है उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। जैसे आप लोग अपने घरों में लोहे का जो खिड़की दरवाजा देखते होंगे उस पे क्या कर दिया जाता है, पेंटिंग कर दिया जाता है, जिससे कि उस पे रस्ट ना लगे, जंग ना लगे। दूसरा बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। देखिए कुछ मशीनरी पार्ट्स होते हैं जिसमें जंग लग सकता है, उसमें क्या किया जाता है, ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर दिया जाता है ताकि करोजन से बचा जा सके, यानी रस्ट से इसको बचाया जा सके। तीसरा जो तरीका है बाय गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वेनाइजेशन क्या होता है एक्चुअली में? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, यानी आयरन के ऊपर में जिंक का थिन लेयर चढ़ा दिया जाता है ताकि कोरोजन से यानी रस्ट से उसे बचाया जा सके। चौथा जो तरीका होता है बाय टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, टीन का प्लेटिंग या क्रोमियम का प्लेटिंग कर दिया जाता है। और पांचवा जो तरीका है अलॉइंग इट, यानी आयरन को किसी दूसरे मेटल के साथ उसका अलॉय में कन्वर्ट कर दे। तो ये सारे जो तरीका है जिससे कि हम रस्ट से बचा सकते हैं आयरन को। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आयरन के ऊपर में जिंक का एक थिन लेयर चढ़ा दिया जाता है जिससे क्या उस पे रस्ट ना चढ़े। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयरन है, आयरन का सीट है जिस पे कि जंग लग गया है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर आयरन के सीट के ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाए यानी जिंक का थिन लेयर चढ़ा दिया जाए तो उस पर कभी जंग नहीं लगेगा। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे आप जिंक देख रहे हैं, इसको मोल्टन फॉर्म में, हीट फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में लाते हैं। उसके बाद जो भी चीज होता है आयरन का उसको क्या किया जाता है, इसके अंदर डीप कर दिया जाता है। और ये आप देख सकते हैं ये गैल्वेनाइज्ड शीट हो गया आयरन का। अब इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तो जिंक का कोटिंग कर देना उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे एलॉय ऑफ मेटल्स। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होता है उस पे करोजन लग जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको हम एलॉय बना लेते हैं, यानी किसी दूसरे मेटल्स को उसमें मिक्स कर देते हैं जिससे कि वो एलॉय के फॉर्म में आ जाता है और उस पे करोजन नहीं लगता है। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड टू और मोर अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। यानी सबसे पहले एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सर होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स होता है। अब एलॉयज बन जाने से क्या फायदा होता है, इट हैज बेटर प्रॉपर्टीज देन मेटल्स, लाइक इन केस ऑफ इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, कोरोजन ज्यादा इस पे नहीं लगता है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लोअर हो जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो एलॉय कैसे बनाया जाता है, तो पहले जिस मेटल का हम एलॉय बनाते हैं उस मेटल को हम मेल्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिस चीज का हमें एलॉय बनाना होगा उस मेटल्स को हम मेल्ट करके इसमें रखा है और उसके बाद इसके अंदर कौन सा दूसरा मेटल्स या नॉन मेटल्स डालना है वो डेफिनिट प्रोपोर्शनल में इसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद रूम टेम्परेचर पर इसको कूल किया जाता है और एलॉय बन जाता है। तो इस तरह से एलॉय बनाया जाता है किसी मेटल्स का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फेमस एलॉयज है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके नाम और कंपोजिशन। पहला स्टेनलेस स्टील, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये स्टेनलेस स्टील है। ये किस चीज का एलॉय होता है, इसमें किस चीज का मिक्सर होता है, तो इसमें आयरन होता है, निकल होता है और क्रोमियम होता है। ये चीज इसमें मिक्स होता है। दूसरा अगर हम बात करें ब्रास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ब्रास। तो इसमें क्या क्या चीज मिक्स होता है, इसमें कॉपर और जिंक मिक्स होता है। यानी ब्रास किसका मिक्सर होता है, तो कॉपर और जिंक का मिक्सर होता है ब्रास।
उसके बाद हम बात करेंगे ब्रोंज के बारे में। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्रोंज। ब्रोंज किस चीज का एलॉय होता है? कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का मिक्सर होता है। तो ब्रास, कॉपर, जिंक, ब्रोंज, कॉपर और टीन। उसके बाद हम बात करेंगे सोल्डर। ये देख सकते हैं, ये है सोल्डर। सोल्डर किस चीज का एलॉय होता है? पीबी यानी लीड और टीन का मिक्सर होता है सोल्डर। उसके बाद अमलगम। अमलगम किस चीज का एलॉय होता है? अमलगम कोई भी एलॉय हो, अगर उसमें मरकरी होगा तो उसको हम अमलगम कह सकते हैं, उसको अमलगम कहा जाता है। तो अमलगम में किस चीज का एलॉय होता है? मरकरी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अमलगम। अमलगम ये टीथ में लगाते हैं, यहाँ पे डेंटिस्ट वगैरह इसका यूज करते हैं। उसके बाद हम एलॉय ऑफ गोल्ड की बात करेंगे। कंटेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर। तो एलॉय ऑफ गोल्ड में क्या होता है? गोल्ड, कॉपर और सिल्वर। तो इस तरह से कई सारी ये फेमस एलॉय है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसका कंपोजिशन भी पूछा जाता है। तो इसलिए ये जितने भी एलॉय है इसका नाम और कंपोजिशन आप जरूर याद रख लें। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर जिसका नाम है आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। जी हाँ, ये दिल्ली में स्थित एक आयरन का पिलर है, यानी एक आयरन का खंभा है, जो कि ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में स्थित है। जब आप लोग दिल्ली में अगर कुतुब मीनार देखने जाते हैं तो आप यहाँ पे ये आयरन पिलर भी देख सकते हैं, बिल्कुल पास में है कुतुब मीनार के। तो वहां पे ये आयरन पिलर है। अब इस आयरन पिलर का खासियत क्या है, क्यों इसका जिक्र किया जा रहा है? तो देखिए, ये आयरन पिलर बहुत पुराना है। देखिए, कहा जाता है इस आयरन पिलर का जो निर्माण हुआ था वो लगभग में 400 ईस्वी में हुआ था। इसका जो निर्माण जो कराया था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बहुत फेमस क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था आयरन पिलर का, यानी 400 ईस्वी के आसपास में इस पिलर का निर्माण हुआ था। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिटेल्स को हम देख लेते हैं। इसकी जो हाइट है वो 7.21 मीटर है, यानी 7 मीटर से अधिक इसका हाइट है इस आयरन पिलर का। इसका जो वेट है वो 3000 किलोग्राम है। इसका वेट 3000 किलोग्राम है। ये कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार के पास, दिल्ली के मेहरौली में। अब ये जो आयरन पिलर है वो बिल्कुल खुला आसमान में है, उसके बावजूद भी इस पे कोई रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता। ये खुला आसमान में होने के कारण इसके ऊपर पानी भी जाता होगा, एयर भी जाता होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई जंग नहीं लगता। इतना पुराना, यानी लगभग में 1600 साल हो जाने के बावजूद भी इसके ऊपर थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा है। तो बाद में साइंटिस्ट ने इस पर एनालिसिस किया, 1912 में रिसर्च किया आखिर क्यों नहीं इस आयरन पिलर के ऊपर जंग लगता है, क्या खास बात है इसके अंदर। तो देखा गया तो इसके अंदर कई सारे और जो एलिमेंट्स थे उसका इसमें कंपोजिशन था, यानी और कुछ एलिमेंट्स के साथ ये आयरन पिलर का कंपोजिशन था। वो क्या क्या था? तो रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने पाया कि इसके अंदर 0.15% कार्बन है, 0.25% फॉस्फोरस है, 0.005% सल्फर, 0.05% सिलिकॉन, 0.02% नाइट्रोजन, 0.05% मैग्नीज, 0.03% कॉपर, 0.05% निकल्स है। इस वजह से इस आयरन पिलर में जंग नहीं लगता है। तो ये था खास बात इस आयरन पिलर का। तो आप लोग अगर कुतुब मीनार देखने के लिए जाते हैं दिल्ली में तो ये आयरन पिलर को जरूर देखें। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है मेटल्स के ऊपर किया जाता है ताकि उसके ऊपर करोजन ना लगे।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी मेटल्स के ऊपर दूसरे मेटल्स का लेयर चढ़ा देना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हुआ है, एक्वा फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और वही प्रोसेस जो जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में होता है। यहाँ पे पावर कनेक्ट है, डीसी करंट फॉर्म हुआ, यहाँ से मेटल्स के ऊपर में, इसमें जो भी मेटल्स होता है एक्वा सॉल्यूशन में, वो डिपॉजिट हो जाता है जिस मेटल पे हमें डिपॉजिट करवाना होता है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो है वो सिल्वर का, क्रोमियम का, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं वो दूसरे मेटल्स पे उसका लेयर चढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक BMW का जो ये व्हीकल का एक पार्ट्स है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल शाइनिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छा इसमें दिखता है। इसमें देख सकते हैं टीन प्लेटिंग। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या होता है? When the fats and oil present in food material get oxidized by the oxygen, their oxidation product have unpleasant smell and taste. तो क्या होता है, कोई भी मटेरियल्स होता है खाने पीने वाला, वो जब एयर के प्रेजेंट में रहता है बहुत देर तक, तो क्या होता है, इसका ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसका जो प्रोडक्ट जो बनता है आफ्टर ऑक्सीडेशन, तो इसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है, अजीब सा इसका सुगंध होता है, और टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये ब्रेड वगैरह है, ये तो ये बहुत देर तक बाहर में रहेगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा और स्मेल होगा, और फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है इसको खाने से। तो इस रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है? स्टोर कुकिंग ऑयल फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। फूड शुड बी प्लेस एट लो टेम्परेचर। फूड को लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, फूड कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम रेंसिडिटी। पैकिंग मटेरियल शुड बी रिप्लेस द एयर विथ इन नाइट्रोजन। मिनिमाइज द यूज ऑफ साल्ट इन फ्राइड फूड। तो ये सारे प्रिकॉशंस रखने से रेंसिडिटी को हम कम कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।